Good morning everyone. Today we will discuss about types of friction. That is last topic of chapter 12. So students, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है. इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं फ्रिक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आर नेसेसरी इविल. तो आज ही हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिए गए हैं. देयर आर गिवन 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड फोर्थ फ्लूइड फ्रिक्शन. हम वन बाय वन इनकी स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं. So firstly we will see static friction. Static friction is the force of friction on an object that is not moving. Students, हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच हमेशा फ्रिक्शन वर्क करता है. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्टिंग पोजीशन में है, रुका हुआ है या स्टेबल है, उस पर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है. मीन्स जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करते हैं वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है. इफ यू पुश ऑन अ स्टेशनरी ब्लॉक एंड इट डजंट मूव, इट इज बीइंग हेल्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट टू योर पुश. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हम पुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा हैवी होता है कि हम जो फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं उस फोर्स के अगेंस्ट भी वो मोशन की कंडीशन में नहीं आ पाता है. तो यहाँ पर जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको हम पुश कर रहे हैं और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मीन्स वो अभी भी रेस्टिंग पोजीशन में है, तो यहाँ पर क्या वर्क करता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. तो यहाँ पर जब हमने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश की और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई किए जाने वाला जो फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है. इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Next, we will see sliding friction. We can define sliding friction as the resistance created by any two objects when sliding against each other. Students, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइडिंग करता है तो वहां पर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, रेसिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध, जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम इस वीडियो को देख सकते हैं. इसमें एक बुक को पुश किया जा रहा है. जैसे ही बुक को पुश किया जाता है, बुक मोशन की कंडीशन में आ जाती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है. तो जहां पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, वहां पर जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. दिस फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मीन्स मोशन करने पर ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है. हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल होता है या फिर घूम रहा होता है तो वहां पर मोशन के लिए एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है. इस प्रकार के फ्रिक्शन को, जो कि मोशन का विरोध करता है, मोशन का प्रतिरोध करता है, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं. जैसा कि वीडियो में आपको शो हो रहा है, एक हैवी बॉल को पुश किया जा रहा है तो क्या कर रही है, बॉल रोल हो रही है, घूम रही है. तो यहाँ पर बॉल और अर्थ की सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. It is always easier to roll than to slide a body over another. Students, आपने देखा होगा कि हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के कंपैरिजन में रोल करना आसान होता है. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो लगेज बैग होते हैं उनमें जब रोलर लगे होते हैं तो हम उन्हें इजीली पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मोशन लाना इजी होता है स्लाइडिंग के कंपैरिजन में. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर.
जैसा कि यहाँ पर हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन देखे हैं। कौन कौन से फ्रिक्शन देखे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। पर अभी हम इन तीनों फ्रिक्शन में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन किससे बड़ा है। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction and sliding friction is smaller than static friction. So students, यहाँ पर बताया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या देखा है कि जो मोशन होता है वो हमेशा फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जिसमें जितना ज्यादा मोशन हो रहा है उसका मीनिंग है कि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा कम है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्टिंग पोजीशन में है तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में आता है या स्लाइडिंग पोजीशन में आता है तो वहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमने देखा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट और ज्यादा स्पीड से मोशन करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम वर्क करेगा। किसके कंपैरिजन में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा। कोई ऑब्जेक्ट जो जितना ज्यादा स्टेबल है उसमें उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे जैसे मोशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता जाता है। Sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. स्टूडेंट्स, इसलिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनको स्लाइड करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इस फोर्स को कम करने के लिए ज़्यादा फोर्स न अप्लाई करना पड़े इसके लिए उन मशीन्स में स्लाइडिंग प्लेस पर रोलर्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि उनको इजीली मूव करा, क्योंकि जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और फ्रिक्शन का कम होना मींस मोशन का इंक्रीज होना। मोशन को इंक्रीज करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है मशीन्स में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड क्या होते हैं। कोई भी सब्सटेंसेस जिनमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, लाइक दैट गैसेस एंड लिक्विड्स, तो उन्हें फ्लूइड बोला जाता है। Fluid friction is the force of friction exerted by liquids and gases on objects moving through them. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कि गैसेस में या फिर लिक्विड में मोशन कर रहे होते हैं तो उन पर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन वर्क करता है। उस फ्रिक्शन को ही हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो हमेशा लिक्विड एंड गैसेस में ही वर्क करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। यहाँ पर वही बताया गया है कि साइंस की लैंग्वेज में जो गैसेस एंड लिक्विड होते हैं उन्हीं को फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड्स फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्लूइड्स फ्रिक्शन होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मोशन कर रहा होता है उसकी स्पीड कितनी कम है कितनी ज़्यादा है इस बात पर फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है उसका शेप किस प्रकार का है। और थर्ड दिया गया है द नेचर ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस फ्लूइड का नेचर क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फ्लूइड होते हैं उनके नेचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हम बात करें वाटर की तो वाटर का फ्लो स्पीड से होता है। किसके कंपैरिजन में? ऑयल के कंपैरिजन में। और जो हनी होता है उसका जो मोशन होता है या फ्लो होता है वो ऑयल के कंपैरिजन में कम होता है। तो इस प्रकार से जो लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का है उस पर भी फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। लाइक दैट बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जो बर्ड्स होते हैं जो कि एयर में फ्लाइंग करती हैं उनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड मीन्स होता है एक स्पेशल टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर
जिससे कि वो एयर में या फिर लिक्विड में इजीली मोशन कर सकें और फ्रिक्शन कम हो सके। तो जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बर्ड्स की, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिससे कि बर्ड्स इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं एयर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी प्रकार से जो मछलियां होती हैं, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे कि ये वाटर में इजीली मूवमेंट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की है बर्ड्स एंड फिशेस की, तो इनका जो शेप होता है देखिए सिमिलर दिखाई देता है। सामने से थोड़े पतले होती हैं, बीच से जाके मोटे हो जाती हैं, पीछे जाके फिर से पतले हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो ही इन्हें फ्लूइड में मोशन करने के लिए कैपेबल बनाती है। एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। इसलिए स्टूडेंट्स, जो एरोप्लेन होते हैं या स्पेसक्राफ्ट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बर्ड्स एंड फिशेस की तरह ही बनाया जाता है। मींस स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर इनका बनाया जाता है, जिससे कि ये जब एयर में मूवमेंट करते हैं तो ये इजीली मूव कर सकें और फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कम होगा, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा, मोशन उतनी ही स्पीड से होगा। तो एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट तेजी से मोशन कर सकें, उनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो फ्लूइड में, इसके कारण से उनका शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखा है। यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।